जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, आशा ही आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं अपनी करंट अफेयर को लेके, जो कि हमारे एक एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हमें सिलेक्शन दिलाने में, कामयाबी दिलाने में सफलता दिलाएगा। और उसी के साथ एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपकी जगहों में, आपकी रगों में ऊर्जा जगाएगा। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके। कोई इतना अमीर नहीं हो सकता कि कोई अपना जो गुजरा हुआ वक्त है उसको भी खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। तो साथियों, हम लोगों को अपने आने वाला कल बदलना है, आने वाला वक्त बदलना है, उसके लिए हमको अपनी मेहनत करनी होगी। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 10 दिवसीय ओणम उत्सव केरल में संपन्न हुआ। अप्रैल अप्रैल जून जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बना यूपीआई। इसी के साथ ही अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 हुई। इसके साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये हाल ही में साथियों मैंने कुछ चेंजमेंट किया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था, मेरे बहुत साथी नहीं देखते हैं, उनको लगता है थोड़ा सा उबाऊ लगता है, तो इसलिए मैंने कुछ चेंजमेंट किया है। हो सकता है ये बहुत ही जैसा अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे और मैं इसमें फिर से चेंजमेंट करूंगा। मैंने कुछ चेंजमेंट किया है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पहले समाप्त किया जाए और जो मंथ के रिवीजन है उसको रखा जाए। डेली वाला जो रिवीजन था वो बंद करके वीकली में इसको हम लोग देखेंगे। हाल ही में 10 दिवसीय, जो 10 दिवस मतलब 10 दिनों तक चलने वाला एक समारोह है। जैसे कि अपने उत्तर भारत में नवरात्रि होती है, दशहरा होता है, और अगर आप साउथ ईस्ट में जाएंगे, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में तरफ जाएंगे, तो आपको दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह बहुत मनाया जाता है। उसी प्रकार से ये 10 दिवसीय जो ओणम उत्सव है ये साउथ में मनाया जाता है। जैसे कि केरल, मुख्यतः ये केरल राज्य का ही है, और हर जगह के अपने अलग अलग उत्सव हैं, उनको हम लोग अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, और हर जगह की अपनी अपनी परंपरा है, उसको लेकर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी में 10 दिवसीय जो ओणम उत्सव है उसका शुभारंभ केरल में हुआ, और ओणम का त्योहार चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम महीना ओणम के जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो केरल का कैलेंडर अपना मनाते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रथम मंथ है। जैसे अपना चैत्र का प्रथम माह मनाया जाता है, चैत्र के नवरात्र होते हैं, वो प्रथम माह है हिंदी माह का, लेकिन ये ओणम है वहां का। इसी के साथ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 29 अगस्त 29 अगस्त को दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार ओणम मनाया गया। ओणम, जिसे मलयालम भाषा में थिरुड़ ओणम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, थिरुड़ ओणम भी कहते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले यह त्योहार है, जो कि 20 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा। ये केरल में महाबली नाम का एक असुर आता है, ऐसा कहा जाता है वहां पर कि महाबली नाम का एक असुर आता है, जिसमें भगवान विष्णु की भी पूजा, वामन अवतार विष्णु का, ये वामन अवतार की इसमें समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस साल थिरुड़ ओणम नक्षत्र मंगलवार 29 अगस्त 2024 को, ये गलत लिखा, 2024 को प्राप्त 2:43 से होगी, और इसका समापन इसी रात, सॉरी, 2023 से शुरू होकर इसी 29 अगस्त 2024 तक इसी रात 11:50 पर होगी। ओणम का त्योहार थिरुड़ ओणम इसी नक्षत्र में भी मनाया जाता है। ओणम का त्योहार चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम महीना केरल के अकॉर्डिंग, जो केरल का कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग पहला प्रथम महीना है, और चिंगम को मलयालम लोग साल का पहला महीना मानते हैं। वही हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये सितंबर और अगस्त और सितंबर का महीना होता है। ओणम के हर दिन का एक खास महत्व है। ये 10 दिन चलने वाला ओणम होता है, इसमें 10 दिन का अपना अपना खास महत्व होता है। इस त्योहार में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और विधि विधान से विष्णु जी और महाबली जी की पूजा करते हैं। ओणम का त्योहार, यह त्योहार नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। नई फसल इसमें वहां पर आने वाली होगी, इसकी खुशी में यह मनाया जाता है। ओणम के दिन सुबह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की सभी लोग पूजा करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को आप कहीं भी पाएंगे, आपको कोई भगवान मिले या ना मिले, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश दक्षिण में, उत्तर में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पर भी आप जाइए, इनका ही त्योहार आपको मनाने को मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? यूपीआई, अलीपे और पीआईएक्स,
कौन सा बना है? यूपीआई बना है। कौन सा बना है? यूपीआई बन गया है। यूपीआई, यूपीआई अनट्रप्टेड पेमेंट इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है यूपीआई का। देख लेते हैं, दुनिया में अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन को संशोधित किया है, जो कि वर्ष 2037 तक वर्ष वर्ष दर वर्ष 37% की आश्चर्यजनक वृद्धि है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 37% की इसमें वृद्धि देखी गई है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। वैश्विक भुगतान पेसिक्योर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, किसने आंकड़े जारी किए हैं? पेसिक्योर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने प्रति सेकंड 3729.1 लेन देन प्रतिदिन किए हैं, और 2022 में प्रति सेकंड किए हैं, और 2022 में प्रति सेकंड 2348 लेन देन किए थे, और इससे 58% की वृद्धि देखी गई है। तो यूपीआई लेन देन में रुपए को आर पार 20.6 लाख करोड़ रुपए के को पार कर गया है। इसके एक महीने में सबसे अधिक किया है, और लगातार 3 महीने तो यूपीआई लेन देन का भुगतान 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मतलब 20 लाख हर महीने जो इसका ट्रांजेक्शन हुआ है वो 20 लाख करोड़ से अधिक हो रहा है। पेसिक्योर के डाटा सामने लाने के लिए दुनिया भर के 40 शीर्ष वैकल्पिक भुगतान तरीकों की जांच की है। भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया की अग्रणी है, जहां 40% भुगतान डिजिटल भुगतान से किए जाते हैं, उनमें अधिकांश यूपीआई से उपयोग किए। मगर अगर 100 रुपए कोई खर्च कर रहा है सामान्य आदमी, तो उसमें 40 रुपए वो डिजिटल माध्यम से खर्च कर रहा है। जब यूपीआई आया था तो ऐसा बोला जाता था, मुझको भी लगता था कि ये जहां तक सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन आजकल देखिए 2 रुपए का भी सामान खरीदना होता है, लोग पेमेंट करने लगते हैं यूपीआई के द्वारा। जो भी अपने ऐप है उनके द्वारा इनका पेमेंट करते हैं, और ये आगे आने वाले समय में ये क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। और इसको रेगुलेट कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2015 में बना। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहवर्धक प्रक्रिया के आधार पर शीर्ष बैंक अब यूपीआई और रुपए को सही मायने में वैश्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने भी अपनी यूपीआई को अपनाया है, जैसे भूटान ने, मलेशिया ने, नेपाल ने ये यूपीआई को अपनाया हुआ है हमारे यहाँ का। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया को बनाया गया है। एनडीबी, क्या? एनडीबी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। और एनडीबी की स्थापना 2018 में हुई? गलत, 2014 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना किसने की थी? जिम ओनील। इससे पहले क्वेश्चन आया था ब्रिक्स से, तो मैंने आपको बताया था। जिम ओनील किसने की थी? जिम ओनील ने। इसी के साथ ही जिम ओनील ने 2001 में किया था, इसका 2001 में किया था। उसके बाद 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। कहां पर? स्टॉलेनबर्ग में। और जब अल्जीरिया में, इसकी व्याख्या में आते हैं, अल्जीरिया में हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया। किसको? अल्जीरिया को। किसको? अल्जीरिया को। इसके बाद अलावा मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब भी इस बैंक के नए सदस्य बने हैं। तो इसका मतलब कितने सदस्य हो गए? 5 हो गए। पहला तो अल्जीरिया हो गया, दूसरा मिस्र, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ईरान और सऊदी अरब। एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया। ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस बैंक का मकसद क्या है? ब्रिक्स देशों द्वारा अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सतत विकास की परियोजनाओं को वित्त जुटाना है। अगर किसी ब्रिक्स या दक्षिण एशियाई देश हैं तो उनमें किसी को कोई समस्या आ रही तो उसको वित्त उपलब्ध कराना, ये उनका उद्देश्य था। एनडीबी के कुछ कार्य और हैं, जो अल्पकालिक तरलता की समस्याओं से बाहर निकालना। कुछ देशों की जो अल्पकालिक तरलता होती है उससे उसको बाहर निकालना, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है। एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में है। कहां पर है? संघाई चीन में है। इसके पहले क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। जोहान्सबर्ग का पहला जो मुख्यालय स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय, वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। लेकिन उसके बाद साओ पाउलो ब्राजील में दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय बनाया। साओ पाउलो कहां पर है? ब्राजील में दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी भारत और भारत मास्को रूस में भी एनडीबी के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। और इसी में आप देख लीजिए एससीओ का कुछ सदस्य हैं जैसे शामिल होने वाले, कि कौन कौन से एससीओ में शामिल होने वाला नया सदस्य कौन है? बेलारूस। 10वें नंबर का है संघाई सहयोग संगठन, है ना, इसका नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। नाटो का फिलीपीन स्वीडन बताया था मैंने आपको। कौन सा? स्वीडन। कौन बताया था? स्वीडन। नाटो का स्वीडन है। एशियान का आसियान का नया देश शामिल कौन सा होता है? तिमोर लेस्ते। G20 का कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो इसमें अफ्रीका यूनियन एयू के नाम से जाना जाता है, जिसको 21 नंबर G20 सम्मेलन भारत में हुआ था। उसी में आपको ये बताया गया था कि तभी ही इनको शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अल्जीरिया में न्यू डबल ये हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं? टैन सुसान, मिशेल बर्नियर, एंटोनिया कोस्टा। इनका सही नाम है मिशेल बर्नियर। मिशेल जो है, बर्नियर मीन जलाने, बर्न मीन्स होता है जलाना और बर्नियर मीन्स जलाने वाला। इनको जला के बने हैं मिशेल बर्नियर। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति के क्या नाम है? इमैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के साथ अपनी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वरुण तो पानी का हो गया, गरुड़ हवा में हो गया, शक्ति कहाँ को होगा? शक्ति हम कहाँ दिखा सकते हैं? थल सेना में दिखा सकते हैं। ये तीनों उनके भारत और फ्रांस के साथ होने वाले भारत और फ्रांस के साथ होने वाले। इसी के साथ ही हाल ही में इसमें मिशेल बर्नियर हो गए, इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस अपना बहुत ही सहयोगी राष्ट्र रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने जो हथियार आयात और निर्यातक के रूप में भी उभरा है। इनसे हमने अपना F-16 लिया था और उन्हीं से ही, तभी से ही हमारे पास जो मारक क्षमता है वो भी बढ़ गई। तो यूरोप संघ के पूर्व ब्रेग्जिट वार्ताकाल मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 50 दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद शुक्रवार को नया प्रधानमंत्री के नाम पर ऐलान किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रधानमंत्री की तलाश के लिए राष्ट्रपति और उनके सहयोगी कई सप्ताह से प्रयासरत रहे। आप समझिए 50 दिन से पहले से यहाँ पर चुनाव हो गया था। इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर नए प्रधानमंत्री की खोज के लिए कर रखा था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। जैसी सहमति नहीं हो पाई, अब जाके इमैनुअल स्पेनिश ये बर्नियर बने हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की तलाश की जा रही थी जो मैक्रो के विरोधियों द्वारा नई सरकार को गिराने के प्रयास को नाकाम कर सके। यहाँ पर मैक्रो की सरकार चल रही है और मैक्रो की सरकार के विरोधियों द्वारा नई सरकार को गिराने के प्रयास को नाकाम भी कर सके। मैक्रो ने पीएल मिशेल बर्नियर को बड़ी जिम्मेदारी दी। इसमें फ्रांस को एकीकृत करना और अनिर्णायक चुनाव परिणाम के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना भी शामिल है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए मिशेल बर्नियर के नाम की घोषणा करते हुए इन्होंने ही इनके नाम को आगे बढ़ाया था और जिसमें कहा गया कि मिशेल को देश का फ्रांसीसी लोगों की सेवा करने के लिए एकीकृत सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में छठा स्वर्ण जीता था? ये क्वेश्चन पुराना था लेकिन अभी पैरालंपिक का है। टोटल स्वर्ण पदक 7 जीते गए, लेकिन छठा जो जीता था वो प्रवीण कुमार ने जीता था। किसमें? जूडो, भाला फेंक, ऊंची कूद या किनमें से कोई नहीं? तो ये जीता गया है ऊंची कूद में। किसमें जीता गया है? ऊंची कूद में। आपको मैंने बताया था फ्रांस जो भी पेरिस में पैरालंपिक हुए हैं उसमें 7, 9, 13, 7 में इसमें रीजनिंग लगा लीजिए, 7, 2, 9, 4, 13, 2 बड़ा 4 बड़ा, तो इतने पदक जीते टोटल 29। 7, 2, 9, 4, 13, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें जो छठा पदक था वो प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता था और अभी तक टोटल 7 स्वर्ण हो गए आ गए थे। देखिए लिखा भी 7 स्वर्ण, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मिले। और भारत का स्थान कौन सा रहा? नवीनतम जो स्थान रहा है वो 18वां रहा है। कौन सा रहा है? 18वां रहा है। पैरालंपिक 2024 में भारत को छठा स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने दिलाया। उन्हें हाई जंप में बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई। इसके साथ ही पैरालंपिक खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है, जो कि टोक्यो में बनाया गया था। समझ लीजिए साथियों,
2020 का जो टोक्यो 2021 में हुआ था, जिसमें 5 स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड था, उसको भी तोड़ लिया। अब की बार 7 स्वर्ण लाए हैं। कितने? 7 स्वर्ण हमारे साथी लाए हैं। बहुत बहुत बधाई सभी को अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। खेलों के 9वें दिन भारत को 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक मिला। अब टोटल 29 हो गई है, गलत है, पहले का है। और इसी के साथ ही चीन जो सर्वाधिक जीतने वाला है, इसका भी लेटेस्ट हम आपको बताएंगे। और ये हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन का हुआ। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, चिली। अब हैदराबाद एक ऐसा शहर बनकर उभरा है जो कि अपने करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जो कि करंट अफेयर से बहुत ही रिलेटेड है और बार बार हो रही हैं। तो हाल में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 हुई, वो हैदराबाद में हुई। कहाँ पर? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है हैदराबाद के? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और 2 दिवसीय कार्यक्रम था। देख लेते हैं मुख्य बातें इसकी। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद स्थित एचआईसीसी में 2 दिवसीय द्वैवार्षिक एआईसी का सम्मेलन का उद्घाटन किया। समाज में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर निभाई है। हमें तकनीकी विकास के बिना बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी विकास करना है। और 1976 में जो जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा जो जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट, उसमें 11वां जो था, उसको हमें वैज्ञानिक मनोप्रवृत्ति बनानी है। अपनी जो प्रवृत्ति है वो वैज्ञानिक बनानी है, ना कि अंधविश्वास के ऊपर। इसी प्रकार में ये 11वां नैतिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था। देखिए, ट्रेन और इंजन के आविष्कार के ने दुनिया के क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। जब ट्रेन का आविष्कार हुआ, इंजन का आविष्कार हुआ, उसी ने क्या करे? क्रांतिकारी बदलाव लाया। हवाई जहाज बनाने की तकनीकी के आविष्कार के बाद पूरी दुनिया पूरी तरह से ही बदल गई थी। इसी प्रकार यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इसके संशोधन या अनुसंधान करने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसी प्रकार जब हमारे पास बिजली आई, विद्युत बल्ब आया, टीवी आया, कैमरा आया, कंप्यूटर का आविष्कार ने दुनिया को एक दूसरे स्तर पर बदलने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर से समय बदल रहा है और अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक ह्यूमन ब्रेन का काम करती है, ह्यूमन ब्रेन, बस ह्यूमन, और उसमें अंतर यह रहेगा कि ह्यूमन ब्रेन का ये काम करेगी, जो आप सोच सकते हैं वो भी एआई सोचता है। इसके बाद ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के रिकैप हैं, सितंबर तक के। हाल ही में ऐतिहासिक समान संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य बना है। यूसीसी विधेयक के अनुसार सभी समुदाय की शादी की उम्र महिलाओं के लिए 21 और पुरुषों के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें बताना है कौन सा गलत? ये 25 वर्ष नहीं, ये होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? तो इसमें दूसरा गलत है और पहला सही है। इसी के साथ ही क्वेश्चन बताना था कौन सा सही है, तो इसमें सिर्फ केवल और केवल एक सही है। ये उत्तराखंड पहला राज्य। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए अपने एक प्रमुख वादे को पूरा करते हुए ऐतिहासिक समान संहिता उत्तराखंड 2024 पारित कर दिया। यूसीसी पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्पन सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44, यूसीसी किसमें है? अनुच्छेद 44, पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। यूसीसी को लागू करना, जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, वो कौन है? गोवा है। और इसने अनुच्छेद 44 से आपका इंपॉर्टेंट यह अधिकार दिया कि राज्य के भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। विधेयक जो राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। हालांकि प्रस्ताव यूसीसी विधेयक में निहित कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों समूहों पर लागू नहीं हुई जिनके प्रथागत अधिकार है। इनका मतलब एसटी जो है उसमें ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनके जो प्रथाएं हैं उनकी वो अलग प्रथाएं हैं और भारत के संविधान 11 के तहत संरक्षित है। कितने? 11 के। वास्तव में गोवा में सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। 1961 की मुक्ति के बाद इसने 1967 में पुर्तगालियों के नागरिक संहिता को बरकरार भी रखा है। 1961 में इसकी मुक्ति हो गई थी, उसने 1967 में ही पुर्तगाली नागरिक संहिता को
1867 का जो पुर्तगाली नागरिक संहिता था उसको भी बरकरार रखा है। और यूसीसी होती क्या है? यूसीसी में विधेयक में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने वाला समान कानून बन जाता है, उसी को यूसीसी कहते हैं। अभी हमारा हिंदू कानून अलग है, हिंदू ला अलग है, मुस्लिम ला अलग है, मुस्लिम पर्सनल ला अलग है, और सबका अपना अपना ला है, और मिला के सबको एक कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाल डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रोस्टेट कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। क्वेश्चन नंबर 1, फेफड़े को कैंसर दुनिया भर में सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है जिसमें 2.5 मिलियन। इसमें बताना दोनों कथन ये आपके सही हैं। ये कैंसर से 4 फरवरी की रिपोर्ट होगी, क्योंकि 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कैंसर के विषय वैश्विक बोझ का नवीनतम आंकड़ा प्रस्तुत किया है। 115 देशों में सर्वेक्षण किया गया था। इसमें जो प्रमुख कारण कैंसर का है, मृत्यु कारण है, उसमें फेफड़े से होने वाला कैंसर है। इससे फेफड़े से होने वाला कैंसर है। दूसरे नंबर पे महिलाओं का स्तन कैंसर है, जो कि सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा जागरूक रहे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वयश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता लेने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। देने के लिए घोषणा की है। राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जमा की जाएगी। बताना कौन सी सही है। ये किसने शुरू की गई है? महाराष्ट्र ने शुरू की गई। इसमें बताना कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। इसमें सही आंसर होगा, सही तो दोनों होंगे, तो इसका मतलब गलत पूछा था, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वयोश्री जो योजना शुरू की गई वो महाराष्ट्र द्वारा एकनाथ शिंदे के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें से जो डायरेक्ट जो विकलांग और असहाय लोग थे, इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आय के नागरिकों की जांच की जाएगी और पात्र पाए गए लोगों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। और इसी के साथ ये व्याख्या है, बहुत सारी है, आप चाहें तो रोक रोक के पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही दक्षिण हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुई? ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है भारत को। किसको? भारत को हरा दिया है, और प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। प्रथम बार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो ये प्रतियोगिता कहां पर हुई, ये हमारी हुई है दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन था। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के बियोनी विमोलिव पार्क में पुरुषों के अंडर 19 विश्व दिवसीय प्रतियोगिता में 11 फरवरी को भारत को 79 रनों से हरा दिया। तो प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूम बिव गेंद थे। इसी के साथ ही इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1998, 2002, 2010 में भी ये खिताब जीता था। और भारत में और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नामबियार पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया? पीवी उन्नीकृष्णन को, रजनीकांत को, एस सोमनाथ को। इसमें बनाया गया है एस सोमनाथ जी को। किसको? एस सोमनाथ को। थर्ड आंसर सही है, एस सोमनाथ। भारत में अंतरिक्ष, एस सोमनाथ है कौन? आप भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के लिए इसरो अध्यक्ष। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। एस सोमनाथ इनके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ को इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल के अनुभाग में प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ का है? केरल में है। इस पुरस्कार का नाम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अग्रणी और आई केरल अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष केपीपी नामबियार के नाम पर रखा गया है। केपीपी नामबियार के नाम पर रखा गया है। राज्य के भीतर उन व्यक्तियों समूह को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के आईई दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शित किया है। इसी के साथ ही बहुत सारी है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी आपको मैंने बताया है, हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका सही आंसर लगा लीजिए, हैदराबाद में। ये हैदराबाद इतना इंपॉर्टेंट हो गया तो कभी कभार इस पे डाउट होने लगता है कि इसका ही आंसर होता है, तो भी एक बार सोचना पड़ जाता है कि क्या हैदराबाद इतनी बार आएगा। संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन देश में प्रदर्शन कला शीर्ष में क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय संगीत नाटक अकादमी तेलंगाना के हैदराबाद में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा, जिसे दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया, तेलंगाना का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना 2 फरवरी तेलंगाना की स्थापना भी कब हुई थी? 2 जून 2014 को। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और श्री जी किशन रेड्डी 12 फरवरी 2024 का केंद्र का उद्घाटन किया इन्होंने। और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप डबल स्टार, जितने भी स्टार लगाना चाहें लगा दीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवाब सलाम को। किसको किया गया है? नवाब सलाम को। ये लेबनानी है। कौन से? लेबनान देश के हैं। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के लिए कार्यकाल के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे, किसको? जूलिया सेबुटिंडे, ये भी हैं। देखिए नाम है इनका, जूलिया सेबुटिंडे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये अध्यक्ष हो गए, ये उपाध्यक्ष हो गए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आईसीजे में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश शामिल हैं। 15 न्यायाधीश शामिल हैं और उनके अध्यक्ष 2 हैं, नवाब सलाम है, और जो उपाध्यक्ष है जूलिया सेबुटिंडे हैं। न्यायाधीश सलाम है जिन्होंने 6 फरवरी 2018 को आईसीजे में अपना कार्यकाल शुरू किया था इनका। और आईसीजे का जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, 9 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 9 वर्ष, आपको याद रखना होगा, 9 वर्ष होता है। वहीं सेबुटिंडे 6 फरवरी 2012 को आईसीजे में शामिल हुई थी। इससे पहले उन्होंने सिएरा लियोन के विशेष सत्र न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945। और संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा अप्रैल 1946 का काम करना शुरू हुआ था। कब? अप्रैल 1946 में काम करना शुरू हुआ था, लेकिन स्थापना हो गई थी 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो कि नीदरलैंड हेग में एक ऐसा, और ये पीस पैलेस में स्थित है। कहाँ पर? पीस पैलेस में। और नीदरलैंड, ये जो एक संयुक्त राष्ट्र का ऐसा मुख्यालय है जो यूएसए से बाहर है, वो नीदरलैंड में बनाया गया है, जो कि कौन सा है? न्यायिक आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पीस पैलेस, इसका नाम भी याद रखिएगा, पीस पैलेस। ये आपका स्टैटिक जीके होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन पारित किया है? तो किसको किया है? उड़ीसा और मेघालय और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसमें है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बी नंबर इसका सही है। इसका आंसर ये बी नंबर इसका ठीक होगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की SC/ST के लिए। संसद ने इसकी व्याख्या में दिया हुआ है, संसद ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में SC/ST सूचना में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 2024 संविधान संशोधन पारित किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति की सूची में वाल्मीकि को शामिल कर दिया है। अनुसूचित जाति में किसको शामिल कर लिया गया? वाल्मीकि लोगों को शामिल कर लिया गया। आंध्र प्रदेश में बोडो पोरजा, खोंड पोरजा, कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। इतनी डीपली नहीं पूछ पाएगा क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता होता है, तो आप सिर्फ याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाएगा। तो ये बने हैं विमान प्रसाद। कहाँ बने? कौन बने? विमान प्रसाद। फिजी के उप प्रधानमंत्री है विमान प्रसाद। कौन है? उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद। अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। फिजी में अपने भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं और श्री प्रसाद ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 फरवरी 2024 को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन किए थे। फिजी और संबंधों को मजबूत करेंगे।
और ये जो विवाद था उसमें 1529 में मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, अयोध्या में किया गया था। 1529 में किसने थे? मीर बाकी ने की थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था 1959 में निर्मोही अखाड़े ने इसमें मालिकाना हक दायर किया था, एक मतलब मुकदमा दायर किया। तब से ये न्यायालय चल रहा था और इतना इस पे बहुत राजनीति हुई और अंत में जाके श्री राम मंदिर बनाया गया। और ये किस शैली पे? नागर शैली में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये नागर शैली में बनाया गया है। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में और टॉप पर पहुंचने वाला इतिहास का पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो अपना बुम बुम बुमराह। कौन है? बुम बुम बुमराह। और ये टेस्ट में भी, T20 में भी और वनडे में भी, तीनों में इन्होंने नंबर 1 की पोजीशन पाई है कभी ना कभी। और इसी के साथ ही साथियों आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नई करंट अफेयर के साथ जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको लेकर आएंगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद साथियों।